बात करते हैं, लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, उससे आपको रूबरू करा देते हैं गोरखपुर से जानकारी। जहां गोरखपुर से इस वक्त की ये बड़ी महत्वपूर्ण खबर निकलकर सामने आ रही है। इसमें आपको बता दें कि गोरखपुर में डबल मर्डर की वारदात का मामला निकलकर सामने आया है। डबल मर्डर किया गया है। यहां आपको बता दें कि इलेक्ट्रॉनिक शोरूम में मालिक और कर्मचारी पर फायरिंग की गई। गोरखपुर से जानकारी, फायरिंग में शोरूम मालिक और कर्मचारी की मौत हो गई है। बड़ी जानकारी इस वक्त। तो बेहद बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। इस वक्त की गोरखपुर में डबल मर्डर की वारदात सामने आई है। बेहद बड़ी और अहम जानकारी। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि 5 राज्यों में विधानसभा चुनावों को देखते हुए बीजेपी ने पूर्व से दक्षिण तक अपने स्टार प्रचारकों को तैनात कर दिया है। इसी सिलसिले में सीएम योगी का आज केरल में चुनावी दौरा है। आज सीएम योगी कम्युनिस्ट पार्टी के गढ़ में गरजते नजर आएंगे। सीएम योगी यहां 2 जनसभाओं को संबोधित करेंगे और 3 रैलियों में भी शामिल होंगे और देर रात लखनऊ वापस लौटेंगे। तो सीएम योगी का मिशन दक्षिण जारी हो चुका है। चलिए अगली खबर की ओर बढ़ेंगे तो बता दें आपको कि देश में 45 वर्ष से ज्यादा उम्र के 2.25 करोड़ लोगों को भी अब कोरोना से बचाने के लिए गुरुवार यानी कि आज से टीके लगाए जाएंगे। अब 45 पार के गंभीर रोगियों को टीका लगवाने के लिए डॉक्टर का प्रमाण पत्र टीकाकरण केंद्र पर लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उधर हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर भी अब लोगों को टीके लगाए जाएंगे और सूबे में करीब 5500 टीकाकरण केंद्र बनाए गए हैं और टीकाकरण केंद्रों की क्षमता भी 25% तक बढ़ाई गई है। तो वहीं आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के सभी सरकारी अस्पतालों में 45 साल से ऊपर के सभी लोगों को कोविड-19 की वैक्सीन लगाई जाएगी। बुलंदशहर में भी स्वास्थ्य महकमे ने 45 साल से ऊपर के सभी आम लोगों को वैक्सीनेट करने की तैयारी पूरी कर ली है। खाका तैयार हो चुका है। सोमवार, गुरुवार और रविवार को जहां 88 वैक्सीनेशन केंद्रों पर लगभग 12,000 लोगों को टीका लगाया जाएगा, तो वहीं अन्य दिनों में 22 सेंटर्स पर 4,000 लोगों को वैक्सीनेट किया जाएगा। एक अप्रैल से 45 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों के लिए टीकाकरण की व्यवस्था की हुई है और जनपद में 88 स्थानों पर हम टीकाकरण सोमवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार को करते हैं और बाकी दिनों में हम सोमवार से शनिवार तक 22 स्थानों पर टीकाकरण करते हैं। तो हमारा तो टारगेट है लगभग हम 12,000 लोगों को सोमवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार को टीकाकरण करेंगे और बाकी दिन में तकरीबन 3800 से 4,000 लोगों का टीकाकरण करेंगे। वैक्सीन लगाने की रणनीति तैयार हो चुकी है। 45 साल से ऊपर के लोगों को वैक्सीनेट किया जा रहा है। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए शासन स्तर से सतत निगरानी की जा रही है और मुख्य सचिव आर.के. तिवारी ने सभी जिला अधिकारियों को पूरी सतर्कता बरतने के निर्देश दिए। इसके साथ ही ये भी कहा है कि संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और सर्विलांस में प्रगति लाने की जरूरत है। बाहरी प्रदेशों से रेल, सड़क और हवाई मार्ग से आने वालों की चेकिंग हो रही है। संदिग्ध मामलों में आरटी-पीसीआर टेस्ट जरूरी करवाया जाए और तो वहीं कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ने प्रदेश में प्रभावी महामारी अधिनियम की अवधि 30 जून तक बढ़ा दी है। यहां आपको बता दें कि अधिनियम की समय सीमा 31 मार्च को समाप्त हो रही थी। तो ये अलर्टनेस यही नहीं रुकी है। जी हां, दिल्ली में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों और नजीबाबाद डिपो की बसें हरिद्वार में पहुंचने की स्थिति को उत्तराखंड परिवहन निगम ने गंभीरता से लिया है। निगम ने अब उत्तर प्रदेश उत्तराखंड सीमा पर कोविड-19 की जांच शुरू करा दी है। इसके अलावा सभी यात्रियों को मास्क लगाना भी अनिवार्य होगा। तो वहीं हरिद्वार मार्ग पर चेकिंग बढ़ने और दिल्ली रूट पर यात्रियों का अभाव होने से
डिपो का जो लोड फैक्टर है वो भी काफी ज्यादा प्रभावित हो रहा है। फिलहाल सबसे बड़ी और अहम जानकारी इस बीच यही कि अगर आपका कोविड टेस्ट नेगेटिव नहीं है तो आप यूपी के अंदर प्रवेश नहीं कर पाएंगे। पर ज्यादा जानकारी के लिए अनूप हमारे साथ राजधानी लखनऊ से जुड़ चुके हैं। दूसरी तरफ कानपुर से हमारे साथ अभिनव जुड़े हुए हैं। सबसे पहले राजधानी लखनऊ का जिक्र करते हैं। अनूप, आपसे जानेंगे कि राजधानी में क्या कुछ तैयारी, क्योंकि आज नेक्स्ट ड्राइव की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। देखिए पूजा, लगातार जिस तरीके से उत्तर प्रदेश पे कोरोना फैल रहा था, वहीं दूसरी तरफ सरकार पूरी तरीके से तैयारी कर चुकी है कि कोरोना किसी प्रकार से अगर फैलता भी है तो उसको कैसे कंट्रोल किया जाएगा। आज 1 अप्रैल है। 1 अप्रैल से जो उत्तर प्रदेश के सरकारी अस्पताल हैं वहां पर सभी अस्पतालों में वैक्सीनेशन की प्रक्रिया बढ़ा दी गई है। यहाँ की जो तादाद जो पहले होती थी, जो एक लिमिट होती थी, उसको भी बढ़ा दिया गया है। आज 45 साल से ऊपर वाले हर वो शख्स वैक्सीन लगवा सकता है उत्तर प्रदेश में। उसकी किसी प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ना ही पहले डॉक्टर्स की परामर्श लेना पड़ता था। आप जाकर के सीधा अपना जो डॉक्यूमेंट्स हैं या आधार कार्ड की कॉपी है उसको सबमिट करें और वहां पर वैक्सीन लगवा ले। निश्चित दौर से जिस तरीके से उत्तर प्रदेश इस समय हालात बहुत अच्छे पूजा नहीं कहे जा सकते, क्योंकि पिछले 24 घंटे में 11 लोगों की मौत हो चुकी है उत्तर प्रदेश में, जिसमें से 4 लोग लखनऊ के हैं। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश सरकार कोशिश कर रही है कि ज्यादा से ज्यादा लोग वैक्सीनेशन बढ़ाया जाए और लोगों को वैक्सीन लगवाने के बाद, और दूसरी तरफ जो जांच का दायरा है वो लगातार बढ़ाया जा रहा है, ताकि जो उत्तर प्रदेश में जो कोरोना संक्रमित लोग हैं उनको जल्द से जल्द चिन्हित किया जाए और उनको आइसोलेट किया जाए, ताकि वो लोग दूसरे को कोरोना ना फैला पावे। यानी पूरी तरीके से सरकार अब कोशिश ये कर रही है कि कोरोना की जिस तरीके से कहीं ना कहीं प्रशासन की तरफ से तैयारियां पुख्ता हैं। और हमारे साथ कानपुर से अभिनव भी जुड़े हुए हैं। अभिनव, वैक्सीनेशन की जो प्रक्रिया है वो आगे किस तरीके से बढ़ाई जा रही है, क्या कुछ तैयारियां हैं, उसका अपडेट चाहेंगे। देखिए, आपको बता दूं कि आने वाला जो समय है वो जिला प्रशासन के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। प्रशासन ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं, यहाँ तक कि अभी तक जो लोगों को रजिस्ट्रेशन कोविड वैक्सीन लगवाने के लिए जो रजिस्ट्रेशन में दिक्कतें आ रही थी, तो उसके बाद यहाँ पर जो पीएचसी और पीएससी सेंटर, जो वैक्सीनेशन सेंटर बनाए गए हैं, वहां पर ही वैक्सीन रजिस्ट्रेशन की सुविधा उपलब्ध होगी। अगर कोई भी व्यक्ति जो 45 वर्ष के ऊपर का है वो रजिस्ट्रेशन नहीं कर पा रहा है तो वो उसको सिर्फ अपना आधार कार्ड लेकर सेंटर पर जाना होगा, उसका वहां पर तत्काल रजिस्ट्रेशन करके उसको कोविड वैक्सीन लगा दी जाएगी। चलिए अभिनव, बहुत बहुत शुक्रिया सर तमाम जानकारी के लिए। तो लगातार जो वैक्सीनेशन का काम है बड़े स्तर पर किया जा रहा है। तो पूर्व आईपीएस अफसर अमिताभ ठाकुर लगातार चर्चा में बने हुए हैं। पहले रिटायर किए जाने के बाद से अमिताभ ठाकुर ने अपने घर की नेम प्लेट में जबरिया रिटायर लिखवाया और अब उन्होंने एक पत्र उत्तर प्रदेश के डीजीपी एचसी अवस्थी को लिखकर सेवानिवृत्ति पर पारंपरिक फेयरवेल डिनर का मांग की है और इसकी जानकारी उन्होंने खुद फेसबुक और ट्विटर पोस्ट के जरिए दी है। तो वहीं अमिताभ ठाकुर जिस तरीके से लगातार एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं, दूसरी तरफ अहम जानकारी सूबे से एक और है, वो है मुख्तार अंसारी की। जी हां, मऊ से बसपा विधायक और माफिया मुख्तार अंसारी की पत्नी ने राष्ट्रपति को पत्र लिखते हुए अपने पति को पंजाब से उत्तर प्रदेश लाने के दौरान उनकी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम सुनिश्चित करने का आदेश देने की गुहार लगाई है। आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने पिछले शुक्रवार को मुख्तार को 2 हफ्ते के अंदर यूपी जेल भेजने का आदेश दिया था, जिसके बाद मोहाली कोर्ट में पेशी हुई और अब मुख्तार की पत्नी ने जो पत्र लिखा है उसकी कॉपी भी हम आपको दिखा रहे हैं। यूपी का मोस्ट वांटेड डॉन मुख्तार अंसारी को कभी भी यूपी लाया जा सकता है। जी हां, बिल्डर से रंगदारी मांगने के मामले में उसे मोहाली कोर्ट में बुधवार को पेश किया गया है। तो वहीं इन अटकलों के बाद से मऊ से बसपा सांसद और प्रयागराज की नैनी सेंट्रल जेल में बंद अतुल रॉय ने मुख्तार अंसारी से जान का खतरा बताया। आपको बताते चले कि अतुल रॉय ने सांसद अतुल रॉय ने मुख्यमंत्री से लेकर प्रमुख सचिव गृह और डीजीपी तक को पत्र लिखा है। तो वहीं माफिया डॉन मुख्तार अंसारी को एम्बुलेंस से लाने के मामले में एक नया ट्विस्ट सामने आ गया। असल में बाराबंकी आरटीओ के सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आई है, जिस पर अस्पताल के नाम से एम्बुलेंस का रजिस्ट्रेशन हुआ है वो असल में मौजूद ही नहीं है
और तो और साल 2015 में इस एम्बुलेंस के रजिस्ट्रेशन की मियाद खत्म हो चुकी है। एम्बुलेंस की फिटनेस भी साल 2017 में एक्सपायर हो चुकी है। तो वही मुख्तार अंसारी की पेशी और एम्बुलेंस को लेकर अलका रॉय ने क्या कुछ कहा है वो आपको सुनाते हैं। तो देखिए, उन्होंने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जी की सरकार के माफिया डॉन मुख्तार को बचाने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। आज जिस तथाकथित एम्बुलेंस में मुख्तार अंसारी को कोर्ट में पेश किया गया, वो तथाकथित एम्बुलेंस मुख्तार अंसारी को किसने मुहैया कराई, इसकी जांच होनी चाहिए। और देखिए कि जिस एम्बुलेंस का जिक्र यहां पर अलका राय कर रही है, उसी एम्बुलेंस के पीछे कितने पेंच निकलकर सामने आ गए। अनूप हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए। अनूप, जब मोहाली कोर्ट में कल ये एम्बुलेंस पहुंची तो उसी दौरान लगातार सभी के दिमाग चकाचौंध हो गए कि आखिरकार ये 12 बंकी नंबर की यूपी 41 नंबर की एम्बुलेंस वहां पर क्या कर रही है। और आज तमाम पेज भी निकल करके सामने आ रहे हैं कि ना एम्बुलेंस का रजिस्ट्रेशन है, जिस हॉस्पिटल के नाम पर एम्बुलेंस है उस हॉस्पिटल का आता पता नहीं है, और इसका रजिस्ट्रेशन की जो मियाद है वो 2015 में खत्म हो चुकी है, 2017 में फिटनेस खत्म हो चुकी है। तो ये 12 बंकी की एम्बुलेंस वहां पर कैसे पहुंची, जांच कहां तक पहुंची है? देखिए पूजा, लगातार जिस तरीके से एम्बुलेंस का विवाद बढ़ता जा रहा है, हालांकि बाराबंकी की एम्बुलेंस कैसे पहुंची ये जांच का विषय है, कौन उसको वहां पर ले गया था और किस तरीके से लगातार मुख्तार अंसारी को लगातार सुविधाएं दी जा रही हैं। आपने देखा कि मुख्तार अंसारी कल किस तरीके से पंजाब पुलिस उनकी खातिरदारी कर रही थी। वो एम्बुलेंस उसमें व्हील चेयर पर बैठे हुए थे और हाथ में कागज कुछ पकड़े थे, आराम से ऐसा लग रहा था कोई राजा महाराजा हो। लगातार दोनों सरकारें आमने सामने हैं, लेकिन कोशिश ये की जा रही है कि मुख्तार अंसारी को उत्तर प्रदेश कब लाया जाए, ये अभी भी तैयारी चल रही है। लेकिन तैयारी दोनों तरफ से पूजा चल रही है, क्योंकि मुख्तार अंसारी के जो परिवार वाले हैं, लोग हैं, वो भी तैयारी कर रहे हैं कि मुख्तार अंसारी को अगर उत्तर प्रदेश लाया जाएगा, अगर कोई रोड मार्ग से लाया जाता है तो वहां पर मुख्तार अंसारी की लोग आगे पीछे चलेंगे और उसकी वीडियोग्राफी करेंगे। यहां तक की तैयारी चल रही है, क्योंकि उनको आशंका है कि ऐसा न हो कि वो कानपुर का विकास बहुत शुक्रिया अनूप हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। तो 2015 में इस एम्बुलेंस की मियाद खत्म हो चुकी है, ऐसे में कई सवाल खड़े हो जाते हैं। लेकिन इससे पहले एक बड़ी खबर आ रही है इस बीच, इस वक्त की बड़ी जानकारी से आपको रूबरू कराते चलते हैं। पंचायत चुनाव से जुड़ी हुई ये जानकारी इस वक्त आ रही है, आप तक पहुंचा दे जानकारी, जिसमें अपडेट आ रहा है कि आज होगी बीजेपी की अहम बैठक। बीजेपी की बहुत ही महत्वपूर्ण ये बैठक रखी गई है। दूसरे और तीसरे चरण के प्रत्याशियों पर चर्चा होनी है इस बैठक में, और कई मायनों से महत्वपूर्ण मानी जा रही है बैठक। प्रत्याशियों के नाम पर मुहर लग सकती है। बेहद बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव से जुड़ी हुई बीजेपी की अहम बैठक आज पंचायत चुनावों से जुड़ी हुई प्रत्याशियों के नामों को लेकर के चर्चा होगी और इसके बाद कई प्रत्याशियों के नामों पर मुहर भी लग सकती है। आपको बता दें कि यूपी में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले अपनी ताकत को नाप रही आम आदमी पार्टी पंचायत चुनावों में जोर आजमाइश के लिए उतरी है। जी हां, गुजरात नगर निकाय चुनावों में बड़ी जीत के बाद पार्टी की उम्मीद है कि यहां भी परिणाम उसी तरीके के रह सकते हैं और पार्टी को फायदा मिल सकता है। पार्टी ने जिला पंचायत, बीडीसी सदस्य और प्रधान पदों के लिए 500 प्रत्याशियों की सूची भी जारी कर दी है। आपको बता दें, बड़ी बात यह है कि इनमें से कई प्रत्याशी सांसद और विधायक के लिए मैदान में उतर चुके हैं। और इस दौरान आपको बता दें कि संजय सिंह ने योगी सरकार के ऊपर कई तरह के आरोप भी लगाए। उन्होंने कहा कि बैकडोर से फॉर्म लिए जा रहे हैं, सत्ताधारी पार्टी अपने लोगों को बैकडोर से फॉर्म लेकर दे रही है और आम लोगों को मौका नहीं मिल रहा है। होली का त्योहार बीतने के साथ ही यूपी पुलिस के सामने अब पंचायत चुनाव की चुनौती सबसे बड़ी है। उत्तर प्रदेश में करीब 10,000 मतदान केंद्र संवेदनशील आंके गए हैं, जहां सुरक्षा व्यवस्था के अतिरिक्त बंदोबस्त किए जाएंगे। आपको बताते चले कि यहां आजमगढ़ में एक चुनावी रंजिश के चलते अनिल यादव की लाठी डंडों से पीट कर हत्या की गई। अब ऐसे में यूपी पुलिस के सामने प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था और शांति बनाए रखना एक बड़ा चुनौती रहने वाला है। तो वहीं यूपी राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव ड्यूटी को लेकर के निर्देश जारी किया। आपको बता दें कि राज्य निर्वाचन आयोग ने निर्देश दिया है कि अगर पति और पत्नी दोनों सरकारी सेवा में हैं तो एक व्यक्ति की ही ड्यूटी लगाई जाएगी।
इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संजीव हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। संजीव, क्या कुछ अपडेट आपके पास मौजूदा वक्त की, क्योंकि पंचायत चुनाव दहलीज पर हैं और सभी पार्टियों ने ताकत झोंक रखी है। आम आदमी पार्टी इस बार अपनी किस्मत की आजमाइश उत्तर प्रदेश में कर रही है। बिल्कुल पूजा जी, देखिए पॉलिटिकल पार्टीज के जो हेडक्वार्टर हैं उन पर बैठकों का दौर जारी है। लगातार पंचायत चुनाव को लेकर आला कमान बैठकें कर रहा है और आज आम आदमी पार्टी अपने प्रत्याशी घोषित कर सकती है। इसके अलावा कांग्रेस कार्यालय पर लगातार बैठकों का दौर जारी है। आज भारतीय जनता पार्टी पर भी पंचायत चुनाव को लेकर बैठक जारी है। जिस तरीके से पंचायत चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग ने सर्कुलर जारी किया है, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि यदि पति पत्नी सरकारी सेवा में है तो एक व्यक्ति को चुनावी ड्यूटी से छूट मिल सकती है। इसके अलावा कल जो मुख्य सचिव है उत्तर प्रदेश के आर.के. तिवारी, उन्होंने एक बैठक की और साफ तौर पर उत्तर प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों को ये निर्देश दिए कि पूरी तरीके से शांतिपूर्वक चुनाव कराना सुनिश्चित किया जाए। इसके अलावा जो बवाली टाइप के लोग हैं या फिर गुंडा प्रवृत्ति के लोग हैं उनको जिला बदर किया जाए। इसके अलावा 151 में तमाम लोगों को पाबंद किया गया है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के असलाधारियों के असला थाने पर जमा कराए गए हैं। ऐसी तमाम तैयारियां हैं जिससे चुनाव को पूरी तरीके से सुचारू और पारदर्शी तरीके से पूजा जी कराया जा सके। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की सभी राजनीतिक दलों की बात करें तो वो 2022 के विधानसभा चुनावों का इस छोटी सरकार के चुनाव को सेमीफाइनल मान रहे हैं। तो सेमीफाइनल मानने के बाद जिस तरीके की ताकत पूरी राजनीतिक दलों ने उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर लगाई है, वो कहीं ना कहीं ये तय करेगा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर किसकी सरकार होगी। बिल्कुल, सेमीफाइनल के तौर पर पंचायत चुनावों को देखा जा रहा है। भले ही भारतीय जनता पार्टी या अन्य पार्टियां ये कह रही हों कि पंचायत चुनाव जो हैं वो बड़े मायने नहीं रखते, लेकिन मायने रखते हैं, ये बात हर दल जानता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संजीव हमारे साथ जुड़ने के लिए, हम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। तो वही अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी ने सड़कों पर काम नाम बदलने की मांग की है। आपको बता दें कि साधु संतों की सर्वोच्च संस्था अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत गिरी ने कहा है कि आक्रमणकारियों और देश को नुकसान पहुंचाने वालों के नाम की सड़कों को देखने से तकलीफ होती है। उन्होंने ये बात भी कही कि देश में मुगलों और अंग्रेजों के नाम पर रखी गई इन सड़कों के नाम बदले जाने चाहिए। महंत नरेंद्र गिरी ने आगे कहा कि आजादी के बाद से भी देश की तमाम सड़कों के नाम मुगलों और अंग्रेजों के नाम पर है। इससे साधु संत ही नहीं बल्कि आज के युवाओं को भी कष्ट होता है। तो वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हम हैं आपकी ताकत। नमस्कार।